हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेस थ्योरम। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 13.3 जो है उसका इंट्रोडक्शन है ये। तो बेस थ्योरम जो है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है और किस कंडीशन में हमको बेस थ्योरम लगानी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक भी चीज को अगर हमने स्किप किया तो वहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। क्योंकि बेस थ्योरम से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको जानना जरूरी है और उनके बिना बेस थ्योरम को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और इससे पहले आपने क्या पढ़ा है 13.1 और 13.2 में आपने पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें भी यहाँ पर आएंगी। तो पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए जरूरी ये है कि अगर पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अपन इसको कर लेंगे। लेकिन अगर क्लियर नहीं है या अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको 13 चैप्टर की। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और फिर इसको पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा सब कुछ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हमने बाकी के जो चैप्टर हैं जितने भी हमारे सब कुछ कंप्लीट हो गए सबकी प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन कर दी है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़िए, आसानी रहेगी। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेस थ्योरम, लेकिन बेस थ्योरम से पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको जानना जरूरी है और उनके बिना बेस थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट पर भी जाने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास दो बैग हैं, एक बैग में कितनी बॉल्स हैं, व्हाइट बॉल है 2 और रेड बॉल्स जो हैं ये है 3। ठीक है, ये अपना एक बैग है पूरा, बैग 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा बैग है जिसमें अपने पास व्हाइट और रेड बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन में क्या चीज लगेगी और क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये बैग 1 है और ये बैग 2 है और अगर हमसे बोला जाता है कि अगर इन दोनों बैग की बात हो रही एक साथ, तो दोनों बैग में से अगर रेड बॉल निकलती है या फिर व्हाइट बॉल निकलती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। लेकिन यहां पर यह है कि दो बैग हैं, अब दोनों बैग में देख पा रहे हैं आप, इस बैग में भी व्हाइट बॉल है इसमें भी है, तो व्हाइट बॉल इससे भी निकल सकती है इससे भी निकल सकती है, तो दोनों बैग में से, ठीक है, दोनों बैग की बात हो रही है, ठीक है ना, और निकल सकती है किसी एक में से। तो अगर इन दोनों में से रेंडमली हम एक बॉल ड्रॉ करते हैं तो उस बॉल के व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए हैं कि दो इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम बैग की बात करें, मान लो पहले बैग की बात करें, अब आप क्लियर देख पा रहे हैं कि दो ही बैग हैं और दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आधी आधी रहेगी, हाफ हाफ रहेगी। और हमको ये चीज पता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है, आई मीन 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से छोटी नहीं होती 1 से बड़ी नहीं होती। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी और अगर हम उसको ब्रेक कर दें दो इवेंट में तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आधी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आधी हो जाएगी, हाफ हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, अगर बैग 1 को हम चूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ, और अगर बैग 2 को चूज करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो गई हाफ। अब अगर बैग 1 में से हम व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग रहेगी, अगर बैग 2 में से हम व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग रहेगी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी का पूरा काम चलेगा। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखेंगे, इसको हटाते हैं अपन, अब यहां से अपन व्हाइट बॉल की बात करते हैं कि अगर व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं फाइंड, तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो अगर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी किस कंडीशन में, जब हम बैग 1 को सिलेक्ट करते हैं, यानी बैग 1 ऑलरेडी हो चुका है। और अगर इसकी बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल जब बैग 2 सिलेक्ट कर चुके हैं, तो वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है यहाँ पे। ठीक है,
तो देखिए बैग 1 की बात करते हैं, इसको हटाते हैं अभी अपन। तो इसकी बात करें तो बैग 1 में व्हाइट बॉल कितनी है अपनी, 2, टोटल पॉसिबल आउटकम 5। यहाँ की बात करते हैं व्हाइट बॉल कितनी है, 4, और टोटल 5 + 4 9। तो अब आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये तो हो गया, लेकिन आप ये चीज भूल रहे हैं कि ये बैग 1 यानी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहला हो चुका है। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग रही है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से और लग रहा है इनके बीच में, और मींस यूनियन प्लस, या तो बैग 1 चुना जाएगा या बैग 2 चुना जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। यहां पर एंड वाली बात नहीं हो रही है कि बैग 1 भी और बैग 2 भी, दोनों नहीं। या तो बैग 1 में से, देखो एक ही बॉल निकल रही है, तो या तो वो बैग 1 में से निकलेगी या बैग 2 में से निकलेगी, मतलब इन दोनों के बीच में लग रहा है और, मतलब बैग 1 प्लस बैग 2। तो बैग 1 का रिजल्ट आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल जब बैग 1 चुना जा चुका है। अब इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल जब बैग 2 मतलब चुना जा चुका है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आपकी लगी है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में और था, और मींस यूनियन, और यूनियन मतलब प्लस, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और ये रहेगी हमारी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, क्लियर, ठीक है। तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी इसी तरीके की है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास 2 बैग हैं और दोनों बैग में से अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो वो बॉल व्हाइट होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आएगा आपका थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होगा। तो देखिए इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और आपकी बेस थ्योरम, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चेंज रहेगा दोनों के, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी भी ये बोला नहीं जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन को थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से करना है या इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम से करना है। क्वेश्चन को देख के आपको खुद पता लगाना होगा कि यहाँ पर थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है या आपकी बेस थ्योरम लग रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इवेंट्स हैं और उन इवेंट्स में से कुछ भी एक सिलेक्ट करें, यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी पूछिए कि जैसे इन दोनों में से, इन दोनों बैग की बात करें, दोनों में से अगर एक बॉल हम ड्रॉ करते हैं तो वो व्हाइट बॉल होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो हम फाइंड कर लेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करेंगे थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से। अब यहां पर अपन उल्टा जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये बोला गया कि हाँ भाई सीधी सी बात है, 2 बैग हैं आपके पास, 2 बैग में से हम एक बॉल सिलेक्ट करते हैं तो वो बॉल व्हाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को दी है, ये चीज गिवन है। लेकिन अब वो ये बोलेंगे कि ये जो व्हाइट बॉल है ये बैग 1 से ही निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी उल्टा पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अभी तक बैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि 2 बैग हैं, इनसे हम एक बॉल निकाल रहे हैं, तो उस बॉल की व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हुआ है कि 2 बैग में से हम एक बॉल निकालते हैं तो उस बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, लेकिन वो बॉल जो है या तो बैग 1 से या 2, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, बैग 1 से निकली है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी उल्टा पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो हालांकि अपन एग्जाम्पल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, बस यहाँ पर हमने इन 2 चीजों को का अंतर समझा कि अगर थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कैसा आएगा, और अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो कैसा आएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। ये इवेंट अपना 1 हो गया, ये इवेंट 2 हो गया, इनके बीच में और लगा यानी E1 यूनियन E2 हो गया, और यूनियन मतलब E1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। दैट्स इट। बात समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब अपन चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अभी तो अपन ने ये देखा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकती हैं, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि
थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में वो कॉन्सेप्ट अपना लगेगा। तो उसको हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसको अपन हटाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। बहुत सिंपल चीज है ये, एक बार ये समझ में आ गई तो बाकी चीजें भी आपको आराम समझ में आ जाएंगी। तो पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, भाई सैंपल स्पेस के अंदर कई सारे इवेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन इवेंट्स के सेट की बात हो रही है जो कि कुछ कंडीशंस को फुलफिल करें। अगर उन कंडीशंस को ये पूरा का पूरा जो सेट है इवेंट्स का अगर ये फुलफिल कर देता है तो ये पूरा जो सेट ऑफ इवेंट्स है ये सैंपल स्पेस के पार्टीशन को शो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारा सैंपल स्पेस है, इसके अंदर कई सारे इवेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये इवेंट E1 हो गया, ये E2 हो गया, इस तरीके से ये E3 हो गया, E4 हो गया एंड सो ऑन, कई सारे इवेंट, ये अपना लास्ट इवेंट EN। बात समझ में आ गई क्लियरली? तो इसके अंदर इस तरीके से कई सारे इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन n लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि अगर ये इवेंट्स हैं अपने E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN, इन पूरे के पूरे सेट को हम एक पार्टीशन कह सकते हैं सैंपल स्पेस का। लेकिन कंडीशन क्या है? पहली चीज कि कोई भी इवेंट आपस में कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन मतलब अगर इनका इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा रफली मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम पहले इवेंट और दूसरे इवेंट में इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो एम्प्टी सेट आना चाहिए, और एम्प्टी सेट को हम फाई से शो करते हैं। तो अब देखिए हम सारे के सारे तो लिखेंगे नहीं कि 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनको हम I और यहाँ पर कुछ नंबर को J से शो कर देते हैं कि भाई कोई भी इवेंट है आपका EI इंटरसेक्शन EJ, ठीक है। तो ये जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब 5, ठीक है। यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J और I और J की जो वैल्यू है ये अपनी 1 2 3 एंड सो ऑन n तक। बात क्लियर हो गई कि कभी भी अगर बोला गया है कि ये पार्टीशन है किसी सैंपल स्पेस का तो उन इवेंट्स में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी उनका इंटरसेक्शन रहेगा 0 यानी 5, ठीक। तो अगर ऐसा है मतलब क्या है, ये जो इवेंट्स हैं ये अपने डिसजॉइंट इवेंट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट, ठीक है। तो इवेंट्स की बात हो रही है तो ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसकी बात करते हैं हम कि आप क्लियरली देख रहे हैं कि इस सैंपल स्पेस के अंदर कई सारे इवेंट्स हैं। तो इस सैंपल स्पेस के अंदर के इवेंट्स की बात हो रही है तो ये इसका पार्टीशन कहलाएगा किस कंडीशन में, अगर सारे के सारे, सीधी सी बात है, इसके अंदर ये सारे इवेंट हैं, सबको अगर अपन जोड़ दें तो अपने को वापस से सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वही होना चाहिए, मतलब जोड़ना मतलब यूनियन, कि अगर हम इन सारे के सारे इवेंट्स का यूनियन फाइंड करें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन EN, तो ये वापस से अपने को सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। और जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर दो इवेंट हैं अपने E1 और E2, अगर इनका यूनियन हमको सैंपल स्पेस मिल जाता है वापस से, तो वो जो दोनों इवेंट हैं वो इवेंट हो जाएंगे अपने एग्जॉस्टिव इवेंट। जब इवेंट्स का यूनियन फाइंड करने पे वापस से हमको सैंपल स्पेस मिल जाए, मतलब इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, राइट। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि इन इवेंट्स में से किसी भी इवेंट की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अब यहाँ पे आप 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया I या J कुछ भी, ठीक है। तो ये जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी इवेंट रहे, ठीक है। अगर वो पार्टीशन का हिस्सा है, ठीक है, सैंपल स्पेस के पार्टीशन का हिस्सा है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से हमेशा बड़ी होगी, वेयर I इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन n। तो ये 3 कंडीशन है आपकी। अगर सैंपल स्पेस का कोई पार्टीशन है तो उसकी कंडीशन यही रहेंगी। इन 3 कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही कोई भी इवेंट्स का सेट क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस का पार्टीशन।
ठीक है, तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे अभी हम जब थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी समझेंगे तो उसमें ये चीज़ काम में आएगी। सो अब हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप जो है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा, उस फॉर्मूले से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर अपन इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, इसका प्रूव कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे पहले जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं वो क्लियर है तो इसका जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। देखो फटाफट से करते हैं। तो देखो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अभी हमने क्या पढ़ा, पार्टीशन की बात करी, तो वो पार्टीशन यहाँ पे काम में आएगा। तो हमने यहाँ पर सपोज करा कि लेट सेट ऑफ इवेंट्स जो है E1, E2, E3 एंड सो ऑन En, ये जो सेट ऑफ इवेंट्स है ये एक पार्टीशन है हमारे सैंपल स्पेस का। लेट दिस बी अ पार्टीशन, और पार्टीशन बोला गया है मतलब जो इससे पहले हमने कंडीशंस पढ़ी हैं वो ये फुलफिल करेगा। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस S है, इस तरीके से अपन फिगर बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इवेंट ये E1 है, ये अपना E2 हो गया, यहाँ पे अपना E3 हो गया, ये E4 हो गया एंड सो ऑन अपन यहाँ पे En बना देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये सैंपल स्पेस के अंदर अलग अलग इवेंट हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये पार्टीशन है मतलब देन देयरफॉर हमको क्या चीज पता है कि EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू क्या होगा, फाई। यानी कोई भी इवेंट रहेगा इस पार्टीशन का, इस पार्टीशन की बात कर रहा है सिर्फ, इस पार्टीशन में कोई भी इवेंट रहेगा इसका इंटरसेक्शन होगा फाई। यहाँ पे I और J क्या है अपना 1 2 3 एंड सो ऑन N। ठीक है, और E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन En, ये क्या है अपना सैंपल स्पेस। ये चीज अपने को पता है क्योंकि ये पार्टीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ये फुलफिल करेगा ही करेगा। अब यहां पर जैसा कि हमने देखा कि यहां पर कई सारे इवेंट्स हैं इस सैंपल स्पेस के अंदर, और अगर हमको किसी इसी सैंपल स्पेस में कोई दूसरा इवेंट है, कोई दूसरा इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इस पार्टीशन के जो इवेंट्स हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सैंपल स्पेस के ही अंदर कोई इवेंट ए है उसकी बात कर रहे हैं। अगर इस सैंपल स्पेस से ही एसोसिएटेड कोई इवेंट ए लिया हमने, इवेंट ए एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस S। ठीक है, हमने इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड एक कोई इवेंट ए लिया जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो अगर एक चीज देखी जाए कि अगर इस इवेंट में और सैंपल स्पेस में कॉमन निकालना हो तो वही हमारा एक इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है ना, हमारा भाई कोई भी इवेंट ए है, जैसे मान लो ये आपका सैंपल स्पेस है, इसमें कोई इवेंट ए है, यहां से हम इवेंट ए इस तरीके से बना देते हैं, ये इवेंट ए अपना अलग है ना। तो इस इवेंट ए की बात करें और ये आपका सैंपल स्पेस है, तो भाई सैंपल स्पेस और इवेंट ए में कॉमन क्या रहेगा, ए खुद कॉमन रहेगा ना, तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। ठीक, क्लियर? अब ए तो अपना ठीक है, इंटरसेक्शन भी ठीक है, लेकिन सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस पार्टीशन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू ये रहेगी, रहेगी कि नहीं, तो यहां लिख देते हैं। तो यहां ब्रैकेट लगा दो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन En। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पर ये जो इवेंट ए है ना, ये इवेंट ए, इसी की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। अब भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अपने को आता है, तो ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1 ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, फिर ये यूनियन लगा है तो ये यूनियन यहां लगेगा, फिर ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E2, E2 का फिर यूनियन लगा, ये लगा दिया। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते अपने को आता है इसी तरीके से एंड सो ऑन यूनियन ए इंटरसेक्शन En। तो ए इंटरसेक्शन En, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर? ये अपना इवेंट ए ही अपन अभी फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो अपने पार्टीशन है इसके टर्म्स में। अब आप एक चीज देखें, यहां पर आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन E1,
तो भाई दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि हमको फाइंड करना है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो बोथ साइड अपन प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। तो ये लगाया प्रोबेबिलिटी, सब जगह प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन का मतलब प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन का मतलब प्लस, एंड सो ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, तो अब ये चीज तो हमको पता है कैसे फाइंड करते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी अपन ने पढ़ी है ना एक्सरसाइज 13.2 में। तो यहां पर सिर्फ एक का मैं यहां पर लिखकर बता देती हूँ, बाकी सबकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे अपन। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 की अपन बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पर E1 ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है और ए की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है, इसलिए यहां पर अपन ने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को फाइंड करना है जब E1 अपने को गिवन हो। क्लियर, समझ में आई बात? या फिर इस तरीके से लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की, E2 हो चुका है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपने को पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को फाइंड करना है जब E2 हो चुका है। इस तरीके से सभी की अलग अलग अपन वैल्यू लिख देंगे बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर लिखना तो पड़ेगा बाय ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। आप देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, तो आप देखें इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसी के मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, प्लस एंड सो ऑन, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ EN और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब EN ऑलरेडी हो चुका है। इस तरीके से पूरा काम चलेगा। ठीक है, और इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं ये पूरा टर्म, फिर प्लस, फिर ये पूरा टर्म, फिर प्लस, फिर ये पूरा टर्म, तो सबके बीच में प्लस है, तो यहां पर अपन ने लगा दिया समेशन। एक चीज आप सिमिलर देख पा रहे हैं सभी जगह, PE1 PE2 प्लस एंड सो ऑन PE3 E4 एंड PEN। तो PEN की जगह पे हमने लिखा यहाँ I, और यहाँ I को अपन लिख दिया I इक्वल टू 1 to N। ठीक, और दूसरा टर्म है PAE1 PAE2 PAEN, तो यहाँ लिखा P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E यहाँ I हो चुका है। दैट्स इट। तो यही तो आपका फॉर्मूला है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का। बात समझ में आई? क्लियर? तो यहां पर एक इवेंट हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, ठीक है, वो इवेंट हमारा एक ही तरह काम करेगा। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये थी हमारी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ या रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है, क्लियर? तो अब इसी पर एक एग्जाम्पल करेंगे। यहां पर एक चीज का ध्यान देना है आपको कि जो ट्री डायग्राम है, अगर वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो आपको फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्री डायग्राम बनाकर जितना आप क्वेश्चन को करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगला जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं ये हम फॉर्मूले से भी करेंगे और ट्री डायग्राम से भी करेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 15। तो यहाँ पर हम ट्री डायग्राम से भी समझेंगे और बेसिक दोनों तरीका देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and this that the construction job will be completed on time there is strike. Determine the probability that the construction job completed on time. ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। करें कैसे? देखो बहुत सिंपल है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चलिए। कंस्ट्रक्शन जॉब है एक, तो यहां पर अपन ट्री डायग्राम बना लेते हैं।
कंस्ट्रक्शन का एक काम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और इसको हम ले लेते हैं इवेंट ए। ठीक, क्लियर। अब भाई यहां पर कंडीशन क्या क्या बन रही है, यहां पर ये बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अब यहां पर बात हो रही है कि अगर यहां पर कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा है तो यहां पर स्ट्राइक हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। अब इसको हम ले लेते हैं इवेंट बी, स्ट्राइक होने को, तो 0.65, और स्ट्राइक नहीं होने को, नो स्ट्राइक को हम ले लेते हैं बी डैश। बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी। तो स्ट्राइक होने को और नहीं होने को, दोनों को अगर देखा जाए तो ये आपके हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, स्ट्राइक होने की बात हो रही है तो 0.65 प्रोबेबिलिटी दी है कि स्ट्राइक होगी, और बाकी बचे हुए जो चांसेस हैं, बाकी जो बची हुई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, होना और नहीं होना, यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम, आई मीन दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो 1 में से आप 0.65 माइनस कर दो, तो 0.35 जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है वो स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्राइक होने को हमने इवेंट बी लिया है और स्ट्राइक नहीं होने को हमने बी डैश लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहे हैं, देखो अपना काम मेन क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करना है, स्ट्राइक हो या नहीं हो। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, यानी हमको प्रोबेबिलिटी दी है ये, किस कंडीशन में, जब स्ट्राइक नहीं होगी। तो नो स्ट्राइक, तो स्ट्राइक नहीं होगी उस कंडीशन में अपने को प्रोबेबिलिटी दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, लेकिन जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे, तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम को हमने क्या लिया है ए। तो काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कब, जब अपने को बोला है कि स्ट्राइक नहीं होगी, और स्ट्राइक नहीं होने को हमने लिया है बी डैश, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.80। क्लियर, ठीक है। अब अगली लाइन में बोला जा रहा है एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है ये, लेकिन कब, जब स्ट्राइक होगी, इफ देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक होगी तब कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। देखो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को हमने ए लिया है, तो कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कब, जब स्ट्राइक होगी, ये दिया है अपने को 0.32। तो अब हमको ये बताना है कि हमारा काम टाइम पर हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, तो यहां पर आप सारी चीजें लिख दीजिएगा। क्या लिखना है कि हमने इवेंट ए क्या लिया है, बी क्या लिया है, बी डैश क्या लिया है ना। ठीक है, हमने एक इवेंट ए लिया है कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, और इसी की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। स्ट्राइक होने को हमने लिया है इवेंट बी, और स्ट्राइक नहीं होने को हमने लिया है इवेंट बी डैश। आप चाहे तो B1 B2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब सारी चीजें हमको पता ही है, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। बाकी चीजें हमको दी हैं, क्या क्या चीजें दी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.65, यानी स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है ये, और स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 0.35। ठीक है, अगर स्ट्राइक होती है तब आपका काम टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.80 आई थिंक, नो 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 नो, एक मिनट, 0.32, ठीक है। स्ट्राइक होती है तब प्रोबेबिलिटी दी है कि टाइम पर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, टाइम पर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा जब स्ट्राइक नहीं होगी, ये दिया है 0.80, ठीक है। तो 0.80 या 0.8 जो भी लिखना है। तो अभी अपन ने पढ़कर आए हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, क्या था फॉर्मूला, देखो, समेशन i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब ई आई हो चुका है, ओके। तो इसको, क्योंकि अपने यहां पर इवेंट कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसे लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बट अपने पास 2 इवेंट हैं बी और बी डैश, तो ई की जगह पे अपन बी यूज कर रहे हैं, तो पहले तो बी लिख लेते हैं, बीच में प्लस लगेगा क्योंकि समेशन है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश लिख लेते हैं। लेकिन अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है, इवेंट ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब बी हो चुका है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब बी डैश हो चुका है, ठीक। बस अब इसमें वैल्यू रख दो और काम खत्म। और अगर इससे करोगे तो इससे तो बड़ा आसान है, सीधा सीधा आप क्या करिए, जैसे कि ये पूरा एक आपको ब्रांच दिख रहा है, ये पूरा ब्रांच, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। और क्योंकि स्ट्राइक और नो स्ट्राइक के बीच में लगता है और, हिंदी में बोलते हैं या, स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, दिस इंग्लिश में दिस और दिस। तो और मीन्स होता है आपका यूनियन, और यूनियन मतलब लगता है प्लस, ठीक है। तो ये वाली पूरी की पूरी जो ब्रांच आपको दिख रही है, ये प्लस ये वाली ब्रांच, तो वही हुआ है। देखो आप यहां पर देखो, इससे मैं इसको आपको कनेक्ट करके बताती हूँ, ये इसके मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग रही है, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये बीच में प्लस, क्योंकि ये ब्रांच अपनी खत्म, प्लस ये ब्रांच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी डैश हो चुका है। तो देखो उससे तो बिल्कुल सीधा सीधा आसान हो सकता है, हो ही जाता है, और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा तब भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके अपन ने देख लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है अपना, 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी गिवन हो तो 0.32, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 0.35, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डैश 0.80, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 0.488, क्लियर, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, दोनों जगह से देख लिया, ये बीच में आप चाहो तो इस तरीके से बना दो, पूरी ब्रांच एक ले लो, फिर प्लस, फिर दूसरी ब्रांच, ठीक है। तो जो अपना ये डायग्राम बनेगा ट्री, इसमें आप जितनी भी ब्रांचेज होंगी तो पहले एक ब्रांच, प्लस फिर दूसरी ब्रांच, प्लस फिर तीसरी ब्रांच। अब यहाँ पे 2 ही ब्रांच थी, तो पहली ब्रांच प्लस दूसरी ब्रांच, और फॉर्मूले से भी आप देख लो, फॉर्मूले से भी अपन ने इसको लिख ही लिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दैट्स इट, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 15। अब अपन पढ़ेंगे अपनी बेस थ्योरम। सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपने अच्छे से समझ ली है तो ये भी समझ में आ जाएगा, बस उसका उल्टा यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए, वही हमारे पास हमने पार्टीशन ले लिया सैंपल स्पेस का, और अगर ये पार्टीशन है, मतलब कंडीशन क्या क्या है, वही चीज़ है आपकी कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे जो है वो हमेशा खाली होना चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए आपस में किसी भी इवेंट में, और आई और जे जो हैं ये अपने 1 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक हैं। इस तरीके से आगे चलें तो E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन En तक जितने भी सारे इवेंट है सभी का यूनियन आपको सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। तीसरी चीज की कोई भी इवेंट है यहाँ पर तो हमने इसको ले लिया I, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E3 कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना पार्टीशन की बात, किसी भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन की बात। तो इस तरीके से कोई इवेंट ए था, ठीक है।
तो अपन ने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बेस थ्योरम में हम सीखेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट अपने है ना पार्टीशन के, कोई भी इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहां ई आए, ठीक है। कब, जब हमको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता हो। बात समझ में आई, ठीक है। हम अभी तक हमने अभी जो एग्जांपल भी किया उसमें भी हमने क्या किया, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखा, ए की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना सीखा। लेकिन अब यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी अपने को दी जाएगी और अपने से ये जो इवेंट है ना पार्टीशन के अंदर, इन इवेंट में से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, एग्जाम्पल करेंगे और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। एंड ए बी एनी इवेंट associated with सैंपल स्पेस एस, ठीक है, मैंने एस अकेला लिख दिया है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अब ये इवेंट E1 E2 E3 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर ई आई लेकर चल रहे हैं। बात समझ में आ गई, आई ले लो या जे ले लो, ठीक है। यहाँ पर आई या फिर जो जे रहेगा आपका, ये क्या रहेगा 1 से लेके n तक कोई भी अपना नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ई कब, जब अपने को ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट जब दूसरा इवेंट अपने को दिया हुआ हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, और यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी अपने को दी जाएगी। बात क्लियर हो गई भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी दी है वही डिनोमिनेटर में आता है। भाई ये पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ गिवन हो, तो क्या पढ़ा था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और जो गिवन होता था वो डिनोमिनेटर में आता था कि नहीं, अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना अपन ने एक्सरसाइज 13.1 में, वही चीज लगी है यहाँ पर। भाई यहाँ पर जो चीजें हैं आपके सेट हैं, आपके इवेंट हैं, ये तो चेंज होंगे ही होंगे, तो इस चीज से अपने को अवेयर रहना है, हमेशा ई और एफ से चिपक के नहीं रहना है अपने को कि भाई ई ही लेकर चलें या एफ ही लेकर चलें, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहेंगी ये चीजें। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन ने ये पढ़ी थी ना, तो बस यहाँ पर ई और एफ की जगह पे ई आई और ए आ गया। बस ध्यान रखना है जो दिया हुआ है ना उसको ध्यान रखना है, जो दिया है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ जो दिया है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो दिया है उस तरीके से ये हमने लिख लिया, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज कि ये अपन ने लिखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, मतलब यहाँ पर अब आ गई आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो लगा दो, ठीक है। देखो दोनों चीजें यहाँ पर काम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अपन ने ये लिखा, अब इसके बाद इसका जो न्यूमरेटर आप देख रहे हैं ये आप कहाँ से लिखोगे भाई, हमारी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई व्हेन ए ऑलरेडी वन, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है अपना, अभी अपन ने थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, यही पढ़ा है, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई आई ऑलरेडी अकर्ड। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पर आप आई ले सकते हो, जे ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, क्लियर। बस यहाँ पर अगर आई लिया है तो फिर यहाँ पर अपने को जे लेना पड़ेगा, ये अलग अलग रहेगा। यहाँ आई ले लिया ना आपने, तो यहाँ जे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से अपनी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग गई, ये अपनी लग गई थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक, क्लियर। तो ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई जब ये हो चुका है, और एक मिनट, यहाँ पर ये ई आई ऑलरेडी अकर्ड है ना, तो ए ई आई यहाँ आएगा, क्योंकि ई आई की प्रोबेबिलिटी अपन पहले लिख चुके हैं ना, ठीक है। तो देखो कभी भी फॉर्मूले को अगर आपको, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया है कि हमको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब ए की प्रोबेबिलिटी अपने को दी जाएगी, और ये ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना अपन सीखे हैं ऑलरेडी अभी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो अब थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में जो हम फाइंड करते थे वो हमको दिया जाएगा,
और ये जो आपका पार्टीशन का कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। अब याद रखने के हिसाब से ध्यान दीजिए कि यहाँ EI बाय ए है, तो यहाँ पर A बाय EI रहेगा। ये गलत नहीं करना है, ये कभी भी सेम नहीं होगा यहाँ पर और यहाँ पर J लिखना है अपने को। क्लियर, बात समझ में आ गई? बस यही जो रिजल्ट है यही है आपका बेस थ्योरम। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 16। इस एग्जाम्पल को आप करेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेस थ्योरम जो है वो किस तरह के क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको बोला जा रहा है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag second contains 5 red and 6 black balls. ठीक, one ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red. अब यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है कि दोनों बैग में से किसी एक बैग से हमने बॉल निकाली, वो बॉल जो है वो रेड निकली। ये हमको बोल दिया गया कि वो बॉल जो है रेड निकली है। बस आप ये बताइए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अब आप ये बताइए कि ये जो बॉल हमने निकाली है रेड बॉल, ये बैग 2 से निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए उल्टा गए हम। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक आपने टोटल प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन किए हैं ना, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या होता था कि अगर हमारे पास दो चीजें, जैसे हमने स्ट्राइक नो स्ट्राइक वाला क्वेश्चन किया तो हम तो बैग वाली बात करते हैं कि बैग 1 की और बैग 2 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई। यहाँ पर ये बोला गया कि दोनों बैग में से हमने रैंडमली एक बॉल निकाली, कोई किसी एक बैग में से निकाली, लेकिन अब वो बॉल जो है वो रेड है। अब आप ये बताइए कि वो बॉल जो है वो बैग 2 से ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर? चलो बैग 1 और बैग 2 में जो भी बोला गया वो हमने लिख लिया। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों बैग में से हमने बॉल निकाली, तो सीधी सी बात है कि हमको ये पूछा गया है कि बैग 2 में से ही वो रेड बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमको ये चीज पता है कि दिस और दिस। ठीक है, तो अगर बैग 1 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, तो ये क्या रहेगी अपनी हाफ। बैग 2 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 यानी बैग 2 से बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हाफ। ठीक है, क्लियर? देखो हमको ये बोला गया है कि जो रेड बॉल निकली है वो बैग 2 से ही निकली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, ठीक है, और रेड बॉल जो है वो निकली है, ये बताना है हमको। हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बैग 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं और बैग 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। फाइंड हमको ये करना है कंडीशन कि बॉल रेड हमने निकाली है, लेकिन ये रेड बॉल बैग 2 से ही निकली है, वो बताओ। ठीक है, क्लियर? मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर लगेगी ही लगेगी। तो हालांकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी आप कर सकते हैं, फिर आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन ये पूरा बेस थ्योरम जो हमने पढ़ा है उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगी है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी लगी है, और इससे पहले अभी हमने पढ़ा है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, वो भी लगी है। तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो तो आपने देखा ही है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि प्रोबेबिलिटी हमको B2 की फाइंड करनी है जब रेड बॉल हम निकाल चुके हैं। ठीक, चलो तो प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल निकलने की जब B1 हो चुका है। तो यहां से अपन बात करते हैं 3 रेड बॉल है, टोटल कितनी है 7। ठीक है, यहां से बात करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल निकलने की जब वो बैग 2 से निकली है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल है 5 रेड और 6 + 5 11। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल दोनों कंडीशन में। तो मैंने आपको क्या बताया, एक पूरी ब्रांच को ऐड कर दो, I mean एक पूरी ब्रांच को लिखो तो हाफ इंटू 3/7, एक ब्रांच हो गई पूरी अपनी। फिर क्योंकि दिस और मीन्स प्लस, फिर दूसरी ब्रांच हाफ इंटू 5/11, तो ये आ जाएगा 3/7 2 = 14 + 5/22।
ठीक है, तो खैर सॉल्व तो अपन कर लेंगे। तो अभी तो अपन ने ये अपना फिगर बना लिया है, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें अपन ने सपोज करी, अपन वो लिख लेते हैं। और देखो ये आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों इवेंट को, ये E1 ये E2 ले लो, ठीक है। जो रेड बॉल निकली है उसको आप इवेंट ए ले लो, ठीक। चलो ठीक है, ये तो हमको पता है कि भाई दो ही बैग हैं और दोनों बैग में से एक बैग को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो तो हाफ हाफ ही रहेगी। ये बात हो गई खत्म। अब अपन फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। कब? जब बॉल बैग 1 से निकली हो, ठीक है, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब वो बॉल बैग 1 से निकली हो। अब इस आर को आप ए भी ले सकते हैं, जो हमारे फॉर्मूले में, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं इसको हटाती हूं। इधर अपन फॉर्मूला लिखते हैं अपने बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम में हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इवेंट, ये हमारा बैग 1 E1 का काम कर रहा है, बैग 2 हमारा E2 का काम कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों का अगर आप यूनियन कर दो, और मीन्स तो इन दोनों का यूनियन कर दो तो हमको एक सैंपल स्पेस मिल जाएगा। सैंपल स्पेस के अंदर ही ये दोनों बैग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आए जब ए हमको दिया हो, तो इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। हालांकि हमने इसको और इसमें कंडीशन लगा के इसको सॉल्व कर दिया, पर था तो हमारा यही फॉर्मूला। ये क्या है अपना? टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वही चीज है। तो अब यहाँ पर जो ई का काम ई आई है, ये अपने ये दोनों बैग हैं E1 E2, ठीक है। और अपना जो ए इवेंट है ये है अपना रेड बॉल, कि बॉल तो रेड आई है, ये अपने को बोल दिया है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब वो बैग 1 से निकली हो, तो बैग 1 में टोटल कितनी बॉल रेड है? 3 रेड बॉल है। ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम 4 + 3 7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब वो बैग 2 से निकली हो, तो बैग 2 में रेड बॉल कितनी है? 5, और टोटल बॉल कितनी कितनी है? 11, ठीक है। ये चीजें जब अपनी आ गई हैं, अब अपन सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं और आराम से अपन सारी चीजें फाइंड कर लेंगे। लेकिन उसके पहले अपने को इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब अपनी बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब B1 से निकली है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल जब बैग B2 से वो निकली है। तो वैल्यू रख दीजिए B1 हाफ, या फिर इधर से देखें हाफ इंटू 3/7, एक ब्रांच हो गई बीच में, प्लस दूसरी ब्रांच हाफ इंटू 5/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इतना ही रहने दो, ठीक है, ये हो गया। अब अपन चलते हैं, अपने को क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी? बैग 2 की। यही बोला गया है कि बैग 2 से बॉल निकली है, लेकिन वो बॉल निकली है रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यहां पर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, यहां पर बोला है कि बॉल रेड निकली है लेकिन वो बैग 2 से निकली है, ये बताओ। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है। तो B2 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R जब B2 हो चुका है। समझ में आ रही बात? भाई ये फॉर्मूला अपने को पता है ना, वही फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में चेंजेस आएंगे तो आप हमेशा ई और ए का यूज नहीं कर सकते। तो जो चीज आपको बोली गई है रेड बॉल निकली है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, रेड बॉल निकली है बोला है, लेकिन वो B2 से निकली है, ये बताओ। राइट, क्लियर। और देखो बस वैल्यू रख देते हैं, हो गया काम खत्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ RB2 5/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये अपना ये है पूरा 3/14 प्लस 5/22, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 35/68, खत्म, ठीक है।
तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन होने हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आई होगी बात कि यहाँ पर हमको बोला गया कि बैग 1 में ये पूरी कंडीशन है, बैग 2 में ये कंडीशन है, ठीक है। दोनों बैग में से हमने रेंडमली किसी एक बैग को चुना और हमने रेड बॉल निकाल ली। क्या निकाल ली? रेड बॉल निकाल ली। लेकिन ये जो रेड बॉल है ये बैग 2 से है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रेड बॉल तो है बट ये बैग 2 से है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर इस तरीके से देखना आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये क्लियर है ना, तो आपको इस फॉर्मूले की भी सीधी सीधी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस फॉर्मूले को अभी हमने डिराइव किया, ठीक है। तो बस वही पूरी कहानी है। तो यहां पर अगर आप अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला लगा दोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 जब R गिवन, तो जो गिवन होता है वो डिवाइड में आता है, ठीक है, और इनका आता है इंटरसेक्शन, मतलब दो इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो गया। ओके, ठीक है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप देख रहे हैं कि पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस जो है ये आपकी थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में भी काम आया और आपके बेस थ्योरम में भी काम आया, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने। इसके बाद थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उस पर एक एग्जाम्पल किया, और बेस थ्योरम पढ़ी और उस पर एक एग्जाम्पल किया। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों में बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल हमने कर लिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने ये जो कॉन्सेप्ट समझा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी और एग्जाम्पल के ये भी समझ में आए होंगे, और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।